नमस्कार शोधार्थियों। YouTube चैनल क्योंकि कहना ज़रूरी है मैं आज सुधा उपाध्याय के सौजन्य से मैं रेणु हुसैन जी को पढ़ना चाहती हूँ। रेणु हुसैन जी पेशे से सरकारी स्कूल नेताजी नगर सर्वोदय विद्यालय में अंग्रेज़ी की शिक्षिका हैं। अनेकों गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से समाज सेवी तमाम संस्थानों से जुड़ी रहती हैं। साहित्य और समाज की सेवा में संलग्न है। रेणु जी जानी मानी कवयित्री होने के साथ साथ गज़ल गो भी हैं, यानी तरन्नुम में इनकी गज़लें खासी सराही जाती हैं। इनके 2 कविता संग्रह पानी प्यार और जैसे, एक कहानी संग्रह भी है गुंटी, प्रकाशित हो चुकी है। उनके आगामी काव्य संग्रह की नाम घर की औरतें और चांद है। अपने दोनों कविता संग्रहों पानी प्यार और जैसे से साहित्य जगत में एक अलग पहचान बना चुकी रेणु हुसैन जी की कविताएं हिंदी की तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। शोधार्थियों, समसामयिकता को चिन्हना हो तो, प्रेम को चिन्हना हो, आज के मनुष्य को, आज के समाज को चिन्हना हो तो रेणु जी की कविताएं आपको चिन्हित करनी ही पड़ेंगी, उन्हें चिन्हना पड़ेगा। और अपने समसामयिक कवियों को पढ़ते हुए, अपने पाठ्यक्रम के कवियों को पढ़ते हुए, शोध करते हुए आपको इन कविताओं को भी नोटिस में लेना चाहिए। रेणु जी तमाम तरह के आत्मविज्ञापन के इस युग में तमाम तरह के प्रचार और प्रसार से बहुत दूर दूर रहती हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि स्वभाव से संकोची हैं, पर इस आत्म प्रचार के बावजूद उनकी जो पैनी नज़र है कविता के प्रति, साहित्य समाज के प्रति, वो बनाए रखती हैं और अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता और साहित्यिक सक्रियता भी बनाए रखती हैं। स्वभाव से बेहद विनम्र हैं, मृदुभाषी हैं। और रेणु हुसैन जी के साथ मैंने भी कई मंच, कविता के कई मंच साझा किया और उनके इस मृदुल स्वभाव से, आत्मीय स्वभाव से रूबरू हुई, सराबोर हुई। साथियों, इनकी कविताओं की मैं मुरीद लंबे अरसे से रही हूँ। आज अवसर मिला है कि मैं उनकी कविताएं आप शोधार्थियों के लिए पढ़ूं और जो कुछ मुझसे बन पड़ेगा वाचन के साथ विवेचन विश्लेषण करती चलूँगी। शोधार्थियों, मैंने कई बार उनसे गुजारिश की, उनकी कविताएं मांगी, पर मैंने कहा ना, स्वभाव से बेहद संकोची है रेणु हुसैन जी। तो मेरे एक शोधार्थी ने दरअसल मेरे YouTube चैनल पर रेणु हुसैन जी को पढ़ने की गुजारिश की और आज मैं उसी शोधार्थी के लिए, आप सब के लिए उनकी 5 कविताएं पढ़ती हूँ। पहली कविता है, मैं इस आग को बुझने न दूँ, या इसे बुझने से पहले वो जो रिस रहा है दर्द का टुकड़ा बहुत अंदर, जो दिमाग तक पहुँच जाता है ख्याल बनकर, मुझे सोने नहीं देता, जो आँखों की नमी के नीचे आंसू की शक्ल लेना चाहता है, इन पहाड़ों के बीच कृत्रिम झील के किनारे ठंडी सर्द हवाओं में भी जिला रहा है, सता रहा है, किनारों के गीले पत्थरों से टकरा कर लौट लौट रहा है लहरों की तरह। एकांत अलग थलग पड़े तन्हा समंदर में मैं भी लौट रही हूँ, या लौटा दी गई हूँ जंगली हवाओं की तरह, पेड़ों पहाड़ों से टकराती सूने मंदिर में नाद करती, अपने देवता की मूरत को फिर से जिंदा करती। पागलों की तरह बेतहाशा बेमानी हंसती हंसती, इस दर्द का क्या करूं, इस दर्द का क्या करूं जो कभी मोहब्बत बनकर पिघल रहा है और कभी विद्रोही की ज्वाला सा लाल हो रहा है। उस दर्द को धुएं में उड़ा दूं, आँखों से बहा दूं या होठों पे सजा लूं, इस पुरानी पड़ चुकी आग को बुझने से पहले कुछ और जला दूं, ता जिंदगी जलने के लिए, बुझने से पहले कुछ और जला दूं, ता जिंदगी जलने के लिए। तो ये बड़ी शिद्दत से किया हुआ संबंध है, ये बेतहाशा बेहिसाब मोहब्बत है, ये भीतर के विद्रोह को धीमे धीमे सुलगते रहने देना, धीमे धीमे उसका विकराल रूप लेते रहने देना और धीरे धीरे उसे, उस ज्वाला को ज्वालामुखी में तब्दील कर देना, उस दर्द को, उस तकलीफ़ को जो अपनी है, अपनी सी है,
उसे और अपनों में देखना और उस दर्द तकलीफ़ का विस्तार हो जाना, दर्द को, यातना को, पीड़ा को तरन्नुम में तब्दील कर देना, उसे गीत बनाकर होठों में सजा लेना, उसे तरन्नुम में गाना, अपने दर्द को गाना और रचनात्मक बना देना, ये रेणु हुसैन से सीखा जा सकता है। अगली कविता है एक घुटन। एक घुटन है बाहर से भीतर तक, सांस के हर छोर तक, कहाँ होगी ताज़ी हवा, कहाँ होगी ताज़ी हवा, इस वक्त मुझ तक पहुँचेगी भी या नहीं, ज़रूरी है इस वक्त खिड़की को खुला रखना, खिड़की को खुला रखना। मगर ये कैसा समय है, नज़र नहीं आती एक भी खिड़की जिसे मैं खोल दूँ और जीवन दायिनी हवा को अपने फेफड़ों में भर लूँ, जीवन दायिनी हवा को अपने फेफड़ों में भर लूँ। रेणु हुसैन को शिकायत है इस वैमनस्व की दुनिया से, इस समूह और इस जात जमात भेदभाव की दुनिया से, जहाँ वर्ग नस्ल भेद, जाति भेद, तमाम तरह के समूह संप्रदाय भेद एक दूसरे को शक और क्या कह सकते हैं, एक दूसरे पर हमेशा संदेह से मानवीयता को, आदमियत को न पहचानना, आदमियत के नाते एक दूसरे का संग साथ न देना, रेणु जी को ये दुखद लगता है और कहती हैं कि कोई ऐसा वातायन तो हो, कोई ऐसी खिड़की तो हो जहाँ पारस्परिकता हो, जहाँ हम आपसी साझा कर सकें। एक समय वो था जब साझा संस्कृति, साझा तीज त्योहार और बोल व्यवहार हम करते थे, और आज का समय है, ये समय घुट रहे हैं हम इस समय में, और इस समय में वैमनस्य की, ईर्ष्या की, जातीय भेदभाव की, नस्ल की जो ये पीड़ा है, जो हम में फांक है, उसको रेणु हुसैन पाटना चाहती हैं और कहती हैं कि जीवन दायिनी हो वो हवा जब हम वातायन खुले रखें। खुले दिल दिमाग की बात हो रही है कि हम खुले रखें और सांस भर कम से कम अपने आप को संजीवनी, वो हवा, वो फेफड़ों में भर सकें। तीसरी कविता है पसीने के सिक्के। कहते थे पिता के पाँव में चक्री है, मुझे तो ये धरती ही उनकी परिक्रमा करती हुई लगी। कहते थे पिता के पाँव में चक्री है, मुझे तो ये धरती ही उनकी परिक्रमा करती हुई लगी। मेरी माँ का चेहरा चांद सा रोशन रहा, हम पिता के पाँव और माँ का मुख देखते रहे। पिता के स्वप्न हमारी आंखों में तारों की तरह झिलमिलाते रहे। पिता भोर से रात तक भटकते थे, शाम को उनकी जेब में पसीने के सिक्के खनकते मिलते। उस पसीने से आटा गूंद माँ हमें रोटी खिलाती थी। जब माँ उन्हीं सिक्कों से बने महल में रहती है, माँ जब मंदिर में फूल चढ़ाती है, उन फूलों से पिता के पसीने की खुशबू आती है, उन फूलों से पिता के पसीने की खुशबू आती है। पिता के पाँव में चक्री है। शुद्धार्थियों, चक्री कहते हैं कि एक जगह जो टिक कर रुक कर ना रहे, जुझारू पिता, संघर्षशील पिता, लगातार परिक्रमा करते हुए, जूझते हुए, संघर्ष करते हुए, मेहनत करते हुए, हम संततियों का भविष्य बनाते हुए जुटे रहे। और इस चक्री में हमारा भवितव्य बनता रहा, हमारा भविष्य बनता रहा। उस पसीने की गमक में आसपास फूल खिलते रहे रंग बिरंगे, जीवन की और घर की, परिवार की सहूलियतें इकट्ठी होती रहीं और माँ का सुख सौभाग्य बढ़ता रहा। तो माँ पिता के साथ सामंजस्य बिठाते हुए हम संततियों को लगातार पोसती पालती रही, और हम धीरे धीरे बढ़ते चढ़ते रहे, अपने अपने मुकाम को पाते रहे, और पिता अपनी उस जूझ में, संघर्षशील जीवन में चक्री की तरह घूमते रहे। अगली कविता है दृश्य का टूटना। बस एक दृश्य का टूटना भर नहीं होता, एक टुकड़े से आसमान का लुप्त होना, एक बहती नदी का हिस्से का प्लावित होना, एक मुट्ठी भर जंगल का खो जाना, और एक दरो दीवार में दरारें भी तो होता है। मगर सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त उस फूल की खुशबू होती है जो अब तक उस दृश्य से बाहर खिड़की के मार्फत कमरे के कोनों कोनों तक फैली हुई थी और रहकर दीवारों की सीलन को सुखाती रही थी। दृश्य का टूटना एक हरे पेड़ का बंजर में तब्दील हो जाना होता है, एक हृदय का टूटना शायद यूँ ही होता है।
एक हृदय का टूटना शायद यूँ ही होता है। रेणु हुसैन जी हाँ कहती हैं कि दृश्य विजुअल एक दृश्य भर नहीं है कि पलक झपका और वो दृश्य बदल गया। दृश्य मारक है, मादक है, मोहक है। दृश्य आभ्यंतर है, भीतर और बाहर है। तो दृश्य के टूटने से, दृश्य के बदल जाने से कितनी चीज़ें उसके पीछे की दिखाई देती हैं। दीवारों दर की दरारें दिखाई देती हैं, उनको पाटते सोखते, उनके भीतर उनके सीलन को सोखते हुए, उनकी दरारों को भरते हुए वो दृश्य कभी खिड़की के मार्फत होता है, तो कभी कोनों कोनों तक, कमरे के कोनों कोनों तक फैल जाता है, तो कभी एक पेड़ का बंजर बन जाना, एक हरे भरे विशालकाय दरख्त को सुखा देना। तो दृश्य कई तरह के होते हैं और जीवन परिवर्तनशील है। दृश्य लगातार बदल रहे हैं, पर उनका बदलना, उनका टूटना पूरा जीवन है। अगली कविता है बचपन से एक लड़की। बचपन से एक लड़की बुनती है अपनी उम्र और जीवन को एक स्वेटर की तरह। उम्र और जीवन को एक स्वेटर की तरह बचपन से बुनती है एक लड़की। उसकी चाहत, उसकी ख्वाहिश और सभी उसकी अभिलाषाएं जैसे फंदे, जैसे रंग, जैसे बुनावट इस स्वेटर की बुनती जाती है वह जिसको। लड़की बढ़ती जाती है, स्वेटर बनता जाता है। बॉर्डर, सीना, बाजुएं, गला। लड़की बढ़ती जाती है, स्वेटर बनता जाता है। बॉर्डर, सीना, बाजुएं, गला। एक दिन स्वेटर बन जाता है। एक दिन स्वेटर बन जाता है, ऊन ख़त्म हो जाती है और उसी दिन वो स्वेटर बुनने वाली लड़की पहन के उस स्वेटर को मौत की गोद में चली जाती है। पहनकर उस स्वेटर को मौत की गोद में चली जाती है। रेणु हुसैन कई तरह के बिंब बनाती हैं अपनी कविताओं में और इस कविता में भी एक जीवंत बिंब बन रहा है शोधार्थियों। जैसे लड़की ही हर फंदे से बुनी जा रही हो, उसकी उम्र स्वेटर की तरह ही है। जैसे जैसे स्वेटर बढ़ रहा है, जैसे जैसे बुनाई बढ़ रही है, एक दिन वो स्वेटर जब बनकर तैयार हो जाएगा, लड़की की उम्र ख़त्म हो जाएगी और वो स्वेटर उसके जीवन में तब्दील हो चुका है। ये एक ऐसा विजुअल है कि जैसे स्त्रियां, लड़कियां धीरे धीरे बढ़ती हुई, फंदा दर फंदा चढ़ती हुई सिलाई पर, इस जीवन के क्रम की सिलाई पर चढ़ती पड़ती, फंदे चढ़ती अपने जीवन के उस मुकाम को पा लेती हैं और फिर परिपक्व होकर जीवन की लीला वहीं समाप्त हो जाती है। उनके पूरे जीवन का उतार चढ़ाव, उनके जीवन का फंदे दर फंदा चढ़ना और बार बार फंदों का उतरना, गिरना और चढ़ाना, ठीक वैसे ही जैसे जीवन का सिलसिलेवार जूझ के साथ, संघर्ष के साथ आगे बढ़ते जाना। हर पड़ाव पर रुकने थमने की मनाही होना और सतत लगातार उसका ऊपर बढ़ते जाना और उन फंदों के माफिक जैसे वो स्वेटर बनकर तैयार होता है, वो अपने पूरे जीवन की लीला को पार कर लेती है। बेहतरीन कविताएं रेणु हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया अच्छी कविताएं पढ़ाने के लिए। अपने सभी शोधार्थियों को ये मैं समर्पित करती हूँ क्योंकि उनकी इच्छा पर मैंने आज रेणु हुसैन को सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में पढ़ा। बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएँ।